हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सभी स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित कुछ विषयों को लेकर के। और आज का टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, यानी मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और कैसे शुरू हुआ। यानी आपने देखा होगा कि 16 महाजनपद, मैंने पढ़ा आप लोगों को, 16 बड़े बड़े राज्य थे। उसके बावजूद भी सिर्फ मगध ही क्यों उत्कर्ष में आया, मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, या पूरे भारत पे शासन मगध ने ही क्यों किया। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया है कि किसी भी राज्य का विस्तारित होने के या उसका उदय होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि उसके भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, कई सारे कारक हो सकते हैं। तो वैसे इसके भी कई सारे कारक थे और उन सभी कारकों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें थी जो मगध को वहां से उठा के वहां तक पहुंचा दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी अर्थ से फर्श तक पहुंचाया। तो रीजन उसमें देखेंगे, सबसे पहला जो कारण हम लोग देखेंगे वो है भौगोलिक, है ना। भौगोलिक कारक को हम लोग देखते हैं, क्या क्या स्थितियां थी, क्या क्या परिस्थितियां थी भौगोलिक कारक में। सबसे पहला कारक जो हम लोग देखेंगे भौगोलिक का, कि गंगा यमुना के मैदानी भाग में था वो, है ना। सबसे बड़ा रीजन उसका क्या था, गंगा यमुना के मैदानी भाग में। और गंगा यमुना के अगर मैदानी भाग में था तो मगध के उत्कर्ष का कई सारा सबसे बड़ा रीजन कि नदियों के बीच में था, 3 बड़ी नदियों का संगम था, है ना। गंगा यमुना के मैदानी भाग, ठीक है, यानी द्वाब के क्षेत्र में था। अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा लोकेशन बताऊं मैप पे कि कहाँ था, क्या स्थिति थी इसकी, तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया का मैप एक छोटा सा हम लोग ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या लोकेशन था किसका, मगध का, है ना। तो अगर ये वाला लोकेशन हम लोग माने कि ये लोकेशन मगध का है ना, ये लोकेशन क्या है, मगध का लोकेशन है। तो आपने देखा होगा कि ये यहाँ से गंगा नदी प्रवेश किया, ये यमुना हो गया। और इसके अलावा अगर हम लोग सिर्फ मगध को देखें, मगध के क्षेत्र को, कि अगर हम लोग बिहार को देखें तो बिहार के अगर मैप हम छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर ले, है ना। तो ये बीच से हमने गंगा नदी निकाल दिया, है ना। उसके अलावा देखें तो ऊपर से आती है एक नदी जिसका नाम है गंडक, है ना। यहाँ से है कौन सी, बूढ़ी गंडक। उसके अलावा कमला, बालन जिसको बोलते हैं, ये है कोशी, ठीक है, और ये है महानंदा। इधर से देखें हम लोग अगर, तो ये कौन सी नदी है, ये है सोन नदी। यहाँ पे निरंजना या फाल्गु नदी, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फाल्गु नदी के। और यहाँ पे एक है ख्यूल नदी जिसको बोलते हैं। और बिहार की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है, अजय नाम है इसका। आप देख रहे हैं इतने सारे नदियों का महाजाल है। उसमें अब हम लोग थोड़ा सा मगध का लोकेशन जानते हैं। मगध का ये लोकेशन है, ये कौन सा है, मगध है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा कौन सा है, अंग महाजनपद है। और ऊपर क्या है, वज्जी महाजनपद है। ये पूरा लोकेशन किसका है, वज्जी महाजनपद का। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो लोकेशन देख रहे हैं, कौन सी नदी है, ऊपर में ये गंगा नदी है, यहाँ से एंटर हो रही है सोन, यहाँ पे है फल्गु, ये गंडक। तो 3-4 नदियों के संगम पर बसे होने के कारण इसका उत्कर्ष हुआ। तो एक ये स्थिति हो गई, है ना। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि गंगा यमुना के द्वाब में था, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारी नदियां थी जो वहां से कनेक्ट हो रही थी। अगला जो सबसे बड़ा कारण था कि नदियों के इसमें था, तो भूमि क्या थी, उपजाऊ थी, है ना। उपजाऊ भूमि थी, है ना। अगला जो हमने देखेंगे कि भूमि अगर उपजाऊ था तो कृषि अधिक था, कृषि था तो अधिशेष था, है ना। अधिशेष था तो व्यापार था, और व्यापार था तो पूरी तरह से उन्नत सभ्यता के रूप में विकसित थी। दूसरा सबसे मेजर जो कारण था कि लोहे की उपलब्धता थी, लोहे की उपलब्धता थी, है ना। तीसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि वनोत्पाद मौजूद थे। और जब
लोहे की उपलब्धता थी। आप देखोगे कि अजात शत्रु जब वज्जी महाजन संघ की एकता को तोड़ने के लिए अपने मंत्री वस्कार को भेजेगा, और लंबे प्रयासों के बाद 16 वर्षों के संघर्ष के बाद जो वस्कार रहता है अजात शत्रु का मंत्री, वो वज्जी संघ की एकता को तोड़ पाता है। और तोड़ने के बाद से जब अजात शत्रु छावनी बनाएगा पाटलिपुत्र नामक, कहाँ पे, सोन और गंगा के संगम पे। अभी हमने देखा ना यहाँ पे, ये देखिए, ये है सोन नदी, यहाँ से ये एंटर हो रही है, और ये गंगा। यहीं पे पाटलीग्राम नामक एक छावनी स्थापित करेगा और वज्जी महाजन पर आक्रमण करेगा अजातशत्रु, और वज्जी को जीत लेगा। तो उस समय इसका ये होगा, तो ये कहेंगे कि उस युद्ध में दो बड़े हथियारों का नाम आता है। एक तो था रथमूसल। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें रथमूसल को दिखाया होगा। रथमूसल मतलब बड़े बड़े ऐसे पहाड़ नुमा गोले होते हैं, जिनको बड़े हाथियों से बांध करके और ऊंचे हिस्सों से यानी पहाड़ी क्षेत्रों से गिराया जाता है। और जब गिराया जाता है तो नीचे जो सेना रहती है वो उससे दब जाती है। और अगर मैं महाशिला कंटक की बात करूं, तो महाशिला कंटक एक इस तरह से पकड़ने के लिए दे दिया उसमें, और उसमें बहुत सारे चेन लगे होते हैं, उस चेन में ब्लेड या बहुत भारी ऐसे लोहे के गोले, और उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहिए, और जितने भी लोग बीच में आ रहे हैं उनके गले कटते जाएंगे, या उस गोले से लग करके सर फट जाए, मुंह फट जाए, इस तरीके से। तो रथमूसल और महाशिला कंटक का उपयोग अजात शत्रु ने उस युद्ध में किया वज्जी महाजनपद को जीतने के लिए। क्यों? क्योंकि लोहे की उपलब्धता इस क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में अधिक थी। ये भी एक बड़ा कारण था मगध के उत्कर्ष का। और अगला सबसे बड़ा कारण ये था कि हाथियों की उपलब्धता। सोचिए, हाथियों की उपलब्धता, अगर उस जमाने में अभी अश्वसेना नहीं थी, रथ सेना नहीं थी, उस जमाने में सिर्फ पैदल सेना हुआ करती थी। और पैदल सेना में अगर किसी राजा के पास या किसी राज्य के पास अगर गज सेना है, हाथियों की सेना है, और युद्ध में 10 हाथी को दौड़ा दिया जाए, सारे लोगों को रौंद डालेगी ना। इसी इसी चित्रण को देखते हुए जब चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करेगा, कहाँ, यूनान की तरफ बढ़ेगा, तो उसी बीच में प्लूतार्क नामक विद्वान लिखता है कि चंद्रगुप्त ने अपने 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण भारत को और यूनान को रौंद दिया। इस तरह का लिखता है कि संपूर्ण भारत को रौंद दिया। और चंद्रगुप्त की सेना कोई नॉर्मल सेना नहीं थी। प्लूतार्क ऐसा लिखता है कि वो डाकुओं का एक गिरोह था। क्यों कहा? क्योंकि बड़ी थी इसलिए, है ना। तो ये चीजें इवन पता है, मगध के उत्कर्ष में बोला जाता है कि सबसे बड़ा हाथ अजात शत्रु का है। अजात शत्रु अगर नहीं होता तो मगध का उत्कर्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि अजात शत्रु ही था जो, ठीक है, बिंबिसार ने शुरुआत की, लेकिन अजात शत्रु को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका रीजन, क्योंकि इसने बज्जी संघ को जब शामिल किया ना, तो सिर्फ बज्जी 8 गणराज्यों का संघ था, वही नहीं, उस 8 गणराज्यों के जो आसपास के जो उसके पड़ोसी राज्य थे, जो मित्र थे, वो भी इसके साथ शामिल हो गए, है ना। कैसे? क्योंकि वो उसका दोस्त था तो उसको शामिल होना पड़ा। इस तरह से 36 गणराज्यों को शामिल किया था जब उसने मगध पे आक्रमण, बज्जी पे आक्रमण किया और मगध में शामिल किया। तो इसलिए कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि अजात शत्रु जैसा हिमायती और बड़ा शासक जो था, वो कहीं ना कहीं राजतंत्र के विकास की अवधारणा में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये माना जाता है कि अजात शत्रु ही, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बुक में लिख देता है कि बिंबिसार, बट नहीं, अजात शत्रु वास्तविक संस्थापक रहा किसका? राजतंत्र का, कि राजा को शासन कैसे करना चाहिए। बज्जी जैसे गणतंत्र राज्य को तोड़ करके और अपने राज्य में शामिल कर लिया। उस समय बज्जी की जो बैठक होती थी इन गणतंत्रों की, लगभग 7700 राजा उस सभागार में बैठते थे। इतनी बड़ी बैठक होती थी, सोच लो। आजकल लोकसभा और राज्यसभा भी मिलकर 1250 ही होंगे, जो नया वाला स्ट्रक्चर है उसको अगर हम काउंट करें तब, पुराना वाला तो छोड़ ही दो। तो इससे भी कहीं बड़ी थी वो, फिर भी उसे अजात शत्रु ने क्या किया? खत्म कर दिया। तो एक बड़ा रीजन इसका ये था कि कलिंग में हाथियों की उपलब्धता थी, यानी मगध क्षेत्र में था वो कलिंग, तो उसकी हाथियों की उपलब्धता। अगला जो सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसका जो राजधानी था, क्या था? राजधानी इसकी जो थी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज, राजगीर। अभी वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। राजगीर का जो किला वस्तु या निर्माण जो करवाया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था महागोविंद। वास्तुकार जो था राजगीर का, उसका नाम था महागोविंद। ठीक है। तो राजगीर क्या था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। अगर सपोज मान लीजिए कि ये राजगीर है, तो इसके आसपास 5 पहाड़ियां थी। ठीक है। और उन पहाड़ियों के क्या नाम थे? उदयगिरी, विप्लांचल, वैभवगिरी, है ना।
अलावा रत्नागिरी, सोनगिरी, इस तरह का इसकी पहाड़ियां थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र था। अब मान लो कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र है ना, कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र है और उस पहाड़ी क्षेत्र में अगर किसी को आक्रमण करना है तो लोकल लोग वहां ज्यादा बेटर जानेंगे। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वहां की जो लोकेशन है वो वहां के नॉर्मल लोगों को ज्यादा बेटर पता होगी, इसलिए उन्हें ज्यादा अच्छे से ज्ञान होगा। तो इसलिए राजगीर पे आक्रमण करना या मगध पे आक्रमण करना थोड़ा सा मुश्किल था लोगों के लिए। तो ये इसका दूसरा, चौथा, पांचवा सबसे बड़ा कारण था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सामाजिक कारण क्या था और क्या चीजें थी, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि गतिशील था समाज, तकनीकीशील था, और मौर्य काल आते आते यही समाज आप देखोगे कि वस्तु विनिमय से मुद्रा विनिमय के रूप में फॉर्म कर जाएगा। तो कई सारे इसके कारण थे। धार्मिक क्या था? उपयोगितावादी था। आपने पीछे देखा ही कि बौद्ध और जैन का जब विकास होगा तो उत्तर वैदिक काल के जितने भी कर्मकांड थे वो क्या होंगे? वो समाप्त हो जाएंगे। तो जब वो समाप्त हुए तो वहां पे उपयोगितावादी धर्म को मान्यता दिया, कर्मकांड समाप्त हो चुका था। तो ये कई सारे इसके कारण थे क्या? इसके विकसित होने का। राजनीतिक कारण की अगर बात करें तो अस्थायी सेना हो गया था, है ना, स्थायी सेना हो गया। उसके अलावा अगर बात करें तो राजा का शासन क्या होगा? अस्थायी तो मिल गया। राजतंत्र सुदृढ़ हो गया। कई सारे ऐसे कारण थे जो मगध के उत्कर्ष का कारण बना और इस तरह की चीजें हुई। ठीक है, तो ये हमने देखा मगध के उत्कर्ष का कि जो चीजें हुई और डेवलप किया उसने व्यवस्था को और इस तरह से बढ़ा। ठीक है, तो हमने ये समझा कि हाँ, राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, इन सभी चीजों पे कि ये कारण था। इसके अलावा एक और चीज है कि मगध की का उत्कर्ष जो हुआ उसकी जानकारी या वहां की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सवाल ये उठता है। तो इसके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, एक तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका। तो इन सभी पे हम चर्चा करेंगे कि देखेंगे कैसा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कैसा है मेगास्थनीज की इंडिका, कैसी है और बाकी चीजें कैसी है। तो अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे कि मेगास्थनीज की इंडिका में क्या विवरण मिलता है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या विवरण है। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलूंगी कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहे और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा लोग।